गुड मॉर्निंग एंड जय भीम। वेलकम टू डिजिटल नालंदा। आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? मेरा ऑडियो और वीडियो आपको दिख रहा है? शुड वी स्टार्ट? क्षितिज, शिवनंदन, सम्यक, ठीक है। कामिनी जी, जिया, प्रगति, ठीक है। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का क्लास जो है वो एक इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के टॉपिक पर है। आप जब लोन लेते हैं, है ना, तो अगर जैसे मैं और आप, अगर कोई भी आम आदमी जब बैंक जाता है लोन लेने के लिए, तो बैंक बहुत सारी चीजें देखता है ना। सबसे पहले बैंक जो है वो ये कोशिश करता है देखने की, क्या मेरे पास चुकाने का, बैंक लोन को चुकाने का ताकत है या नहीं है ना। विल आई बी एबल टू रीपे द लोन, है ना। तो क्योंकि बैंक को तो वापस पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। विल आई बी एबल टू रीपे, क्या मैं वापस कर पाऊंगा? तो उसके लिए वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटस देखता है मेरा, और वो ये भी देखता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे एसेट्स क्या क्या हैं, यानी कि मेरा वो क्या, मेरा मकान ले सकता है या क्या ऐसा ले सकता है जो उससे वो रिकवर कर सके अपना पैसा। तो बैंक बहुत सारी चीजें देखता है लोन देने से पहले, है ना, कि मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, मैं जो लोन ले रहा हूँ उसका पर्पस क्या है, ठीक है, मैं उस लोन को कैसे वापस करूंगा। और बहुत बार जो बैंक है वो मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगता है, मेरे मकान का पेपर या ऐसा, ताकि वो पता लगा सके कि मैं कितना क्रेडिट वर्दी हूँ, मैं कितना बैंक लोन देने लायक हूँ। और साथ में वो एक गारंटर मांगता है ना। कुछ ऐसे कुछ एक या दो गारंटर, गारंटर का मतलब होता है जो दो लोग होंगे जो गारंटी देंगे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, तो आप इनको लोन दे सकते हैं, कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो गारंटर होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप लोन नहीं रिपे कर पाते हैं तो बैंक, जो लोग गारंटर होते हैं जिन्होंने गारंटी दी थी, उनके पीछे पड़ता है बैंक, ठीक है। तो अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि पर्सनल लोन तो कोई बात नहीं, पर्सनल लोन तो लोग चुका ही देते हैं, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि कॉरपोरेट लोन बहुत ज्यादा है। यानी कि हमारे जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके बैड लोन्स हैं, है ना। यानी कि बैड लोन का मतलब होता है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया लेकिन वो रीपे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कुछ लोग भाग गए थे, मेहुल चौकसी, ठीक है, नीरव मोदी, विजय माल्या, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का लोन लेते हैं बैंक से, और फिर अपनी कंपनीज के नाम पे, और फिर उसको यूज करके भाग जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो है एडिटोरियल उसी पर है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, अच्छा, मैं अभी एक चीज और बताना चाहता था कि मैंने सोशल साइंस में नेशनलिज्म और राइट्स, इन दोनों के नोट्स तैयार करके डाल दिए हैं, और अभी फ्रीडम का भी तैयार हो गया, तो फ्रीडम का भी मैं डाल रहा हूँ। और कल जो है फिर मैं पैलेस्टाइन और जो इक्वालिटी का है वो डालूंगा। आज इक्वालिटी का मेरा क्लास होगा शाम को। मैं कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, तो शाम को 4 बजे आज इसका क्लास है। उससे पहले मैं आपको फ्रीडम का भी अपलोड कर दूंगा। तो मैंने अभी 2 नोट्स अपलोड किए हैं, और ये जो दोनों नोट्स हैं वो बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं गया हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी की जो 11th क्लास है की बुक है, 11th क्लास की, उससे मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, है ना, पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं। और आप, और मैंने एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स भी उसमें अपलोड किए हैं,
है ना। तो अगर जैसे राइट का है, कंसेप्ट ऑफ राइट है, तो राइट्स पर एक चैप्टर जो है वो भी अपलोड किया है, ठीक है। तो आप दोनों चीजें पढ़िए, आप डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का चैप्टर, उसको पढ़िए अच्छे से। थोड़ा बड़े हैं चैप्टर, 20-22 पेज के हैं, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए। खास तौर पे वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये सब पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल थियरी जो है वो थोड़ी टफ रहती है शुरुआत में, तो आपको घबराना नहीं है ना, आपको आपको परेशान नहीं होना है, और आपको कुछ भी रटना नहीं है ना, कुछ रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कि राइट्स, अधिकार का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, नेशनलिज्म क्या है। कुछ रट्टा मत मारिए कि नहीं ये सब डेफिनेशन है और ये इसके फीचर्स है, और क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत बोरिंग हो जाएगी ना। पॉलिटिकल थ्योरी को, पॉलिटिकल थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, है ना। कि और इन दोनों का खास बात यह है कि पॉलिटिकल थ्योरी और सोशल थ्योरी आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप रोज यूज करते हैं, फ्रीडम, जस्टिस, है ना। तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़िए, पढ़िए, और खास तौर पे जो कंसेप्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग अच्छे से देखिए, दैट्स ऑल। और एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ऐसे करिए, रट्टा मत मारिएगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी का जो मैंने चैप्टर्स दिए हैं उसको भी पूरा पढ़िए, है ना, एक बार उसको पढ़ने की, ताकि आपको ये सोशल थ्योरी, सोशल साइंस की जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ने की आदत पड़े। शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा आपको, है ना, इट विल बी लिटिल टफ, बट दिस इज द ओनली वे। आप जितना बार बार पढ़ेंगे उतना हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स आप आज डाउनलोड कर सकते हैं, नेशनलिज्म का डाल दिया है और राइट्स का डाल दिया, और अभी कुछ देर में मैं फ्रीडम का डालूंगा, ठीक है। और इक्वालिटी और पैलेस्टाइन वाला जो इशू है उस पर, उसका कल डालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। गारंटर बिवेयर ऑन लोन्स टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। अब ये एडिटोरियल किस पर है? लोन्स पर है। लोन का मतलब है कर्जा देना, ठीक है। किसको कर्जा दिया जा रहा है? लोन्स टू कॉर्पोरेट। अब ये वर्ड आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट जो होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, है ना, जैसे कि टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारे कॉर्पोरेट हैं, ठीक है। अब इनको हम कॉर्पोरेट क्यों बोलते हैं, कॉर्पोरेट और बाकी कंपनीज में क्या अंतर होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिग कंपनीज, है ना। यहाँ पर कॉर्पोरेट का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है। तो अब बड़ी कंपनीज जो हैं वो बड़े लोन लेती हैं, है ना। और देखिए, कोई भी जो कंपनी होती है ना, मालिक जो है उसका, या जो उसका जो फाउंडर होता है कंपनी का, वो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करता है अपना, शुरुआत में पैसा लगाता है ना। बाद में वो पैसा जो है वो मार्केट से उठाता है, या तो वो बैंक से लेता है, या तो फिर शेयर्स बेचता है, या फिर दूसरों से इन्वेस्टमेंट लेता है, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, शुरुआत में तो ठीक है, शुरुआत में अपना पैसा लगा सकते हैं वो, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे जब उनकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो अपना पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो मार्केट से बोरो करते हैं, ठीक है। अब मार्केट से बोरो करना मतलब बैंक से पैसा लेना उधार, या फिर शेयर मार्केट से शेयर्स बेचना आपने, या फिर इन्वेस्टर्स ढूंढना कि लोग, ऐसे लोग जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। तो बोरोवर्स का मतलब होता है कर्जा लेने वाला, ठीक है। अब ये दो वर्ड्स आएंगे, एक होता है बोरोवर और एक होता है क्रेडिटर, है ना। तो क्रेडिटर वो होता है जो पैसा देता है, ठीक है। तो बैंक जो है वो क्रेडिटर है, और बोरोवर कौन है? वो कंपनीज जो पैसा ले रही है, ठीक है। तो अब ये जो एडिटोरियल है वो किस पर है? जो बैंक्स जो पैसा दे रही हैं या जो कर्जा दे रही हैं कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है। तो ऑन लोन्स टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स। अब गारंटर बिवेयर, ठीक है।
तो एडिटोरियल बोल रहा है कि जो लोग गारंटर रहे हैं, अब उनके लिए खतरा है, ठीक है, क्योंकि अब बैंक जो है गारंटर्स के पीछे पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। गारंटर कौन होता है? गारंटर वो होता है जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है कि आप अपने 2 गारंटर लेके आओ, 2 परिचित लेके आओ जो आपकी गारंटी ले सके, जो ये लिख कर दे सके कि मैं इनको जानता हूं, ठीक है। तो अब कॉर्पोरेट भी जब लोन देता है तो उनके भी कुछ गारंटर्स होते हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही फेमस केस है अभी, ये अंबानी साहब का जो छोटा भाई है अनिल अंबानी, उनका केस है, ब्रिटेन के कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। चाइनीज कंपनी है शायद जिसने पैसा लगाया था, चाइनीज कंपनी है, और उसने ब्रिटेन के कोर्ट में केस किया है अनिल अंबानी पर, ठीक है। और अनिल बोल रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हम आपका पैसा नहीं दे सकते। तो चाइनीज कंपनी जो बोल रही है कि आप पर्सनल गारंटी दिए थे, आपने पर्सनल गारंटी दी थी, तो अब आप जिम्मेदार, ठीक है। तो ये केस है, बहुत ज्यादा डीप में मुझे नहीं पता है, शायद ब्रिटिश कोर्ट में ही चल रहा है, इंग्लैंड में ही कर चल रहा है। शायद चाइनीज कंपनी है जिसने बहुत पैसा लगाया था अनिल अंबानी के कंपनी में, और अभी अनिल अंबानी डूब चुके हैं, है ना, इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि वो दिवालिया हो चुके हैं। तो अब जो लोग गारंटी देते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि वो उनके पीछे, बैंक जो है वो उनसे वसूल सकती है, ठीक है, या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये टॉपिक समझ में आया आपको। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट के बारे में कि ये कॉर्पोरेट क्या होता है। हमने वर्ड सुना है कंपनी। अब कंपनी तो बहुत ही पॉपुलर शब्द है, कंपनी जैसे ही मैं बोलता कि ये कंपनी है, आपको समझ में आ जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी है ना। ज्यादातर कंपनी का सेंस यही होता है कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कुछ सामान खरीद या बेच रही है, या फिर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है। अब अगर आप देखें तो बिजनेस करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो मेरे पास 3 तरीके हैं, है ना। तो एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि मैं अकेला चला रहा हूं, मैं मेरे नाम से बिजनेस चला रहा हूं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो ज्यादातर जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सारे सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं, है ना। सोल का मतलब है अकेला, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है मालिक, अकेला मालिक। तो अब मैं अपने नाम से कुछ दुकान खोलता हूं या बिजनेस चलाता हूं, अब जो भी फायदा या नुकसान होगा वो मेरा होगा, ठीक है। और अगर नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई मैं करूंगा, यानी कि लायबिलिटी मेरे ऊपर होगी। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या नुकसान, अगर बोझ, है ना, लायबिलिटी का बोझ। तो मान लेते हैं कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं, मेरा जो बिजनेस है, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे लोन चाहिए, मैं लोन लेता हूं, ठीक है, और मैं लोन चुका नहीं पाता हूं। मेरी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरा जो फर्म है, मेरा जो बिजनेस है, वो लोन चुका नहीं पाता। अब इसकी लोन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अब इसका मतलब है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब इस चीज को समझिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अगर 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 मैंने बैंक से कर्ज लिया है तो बैंक मेरा घर मकान सब छीन सकती है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला मालिक हूं मैं, ठीक है, मेरे नाम से बिजनेस है। यानी कि अब प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, सब मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो अक्सर जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के होता है, और ये सबसे आसान होता है ये वाला बिजनेस करना, मतलब इस तरीके से
इस तरीके से अपनी फर्म खोलना, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा जो होता है वो होता है पार्टनरशिप। तो आप पार्टनरशिप में फर्म खोलते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिलकर खोलते हैं और सारे जो पार्टनर्स है वो जिम्मेदार है। आप इन्वेस्टमेंट भी अपने हिसाब से करते हैं, आपका कुछ एक रेशियो होता है, कोई 20% करेगा, कोई 30% करेगा, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें भी लायबिलिटी सबकी सबकी अनलिमिटेड है। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसने कर्ज लिया और कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है। यानी कि आप में और आपके फर्म में बैंक अंतर नहीं करेगा, ठीक है। बैंक ये मानेगा तुमने लिया है या फर्म ने लिया, एक ही चीज है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये जो 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फर्म को नुकसान हुआ है और जो पार्टनरशिप फर्म है नुकसान हुआ है, तो भरपाई तुम करोगे। यानी कि तुम में और उस फर्म में कोई अंतर नहीं। लेकिन ये जो तीसरी चीज है वो है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट एक अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि जैसे कि रिलायंस एक कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो रिलायंस नाम का, आप ये मान के चलो कि रिलायंस नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक सेपरेट व्यक्ति है, उसका उसके मालिक से, उसका सीईओ से, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। उसके अपनी संपत्ति है, तो रिलायंस के नाम से अपना उसका वेल्थ है या संपत्ति है, ठीक है। और वो अगर लोन लेता है, ठीक है, तो अगर लोन वो नहीं चुका पाता है तो वो रिलायंस के एसेट सीज होंगे, रिलायंस की जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी, मालिक की, सीईओ की वो नहीं जाएगी। यानी कि लायबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट इस टाइप से बनाता हूं, तो अगर कॉर्पोरेट फर्म है तो जो लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉर्पोरेट लोन लेता है और वो लोन नहीं चुका पाता है, तो मालिक की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, मतलब मालिक का वो नहीं होगा, गलती मानी जाएगी, लेकिन मालिक का जो एसेट है, जो जो उसकी संपत्ति है ना, वो अलग है, और कंपनी जो कॉर्पोरेट है वो अलग है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट जो है वो बहुत प्रोफेशनल बॉडी होती है, कॉर्पोरेट को अब मालिक नहीं चलाता है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ये छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटे फर्म होते हैं, इनको वही लोग चलाते हैं जो मालिक है। ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ये बेसिकली ज्यादातर पब्लिक कंपनीज होती हैं, इनके शेयर इनके मार्केट में शेयर्स बिकते हैं, तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। उनका एक सीईओ होगा, अलग से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग सिर्फ मालिक ही नहीं रहेगा, और मालिक के शेयर्स रहेंगे, है ना। तो 5% शेयर, 10% शेयर, 15% शेयर, है ना, ये ऐसा रहेगा। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर कॉर्पोरेट कंपनी कोई लोन लेती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ, ये जो लोग हैं, इनको और कंपनी कॉर्पोरेट को अलग अलग माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं सीईओ हूँ रिलायंस का, है ना, और रिलायंस जो है वो आ, आ, कोई लोन नहीं चुका पा रहा है, तो मेरी प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी, है ना, तो मेरे प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, ठीक है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। लीगल एंटिटी मतलब एक कानून जो है वो उसको एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के रूप में उसको एक मान्यता देता है, ठीक है। क्योंकि एक ये जो है कॉर्पोरेट है, ये अलग बॉडी है ना। तो अब कॉर्पोरेट जो है उससे ये जो लिमिटेड कंपनीज जो है, इनके फॉर्मेशन से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है, क्योंकि अब मेरे सर पे जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ,
ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मतलब तो जो भी थोड़ा बहुत, मेरा ये फील्ड नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेरा ये मानना है कि कैपिटलिज्म जो है, जो अगर आप ये देखेंगे कि पूरा देश, पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद बढ़ा है, ठीक है, उसके पीछे एक ये लिमिटेड कंपनीज जो हैं, कि आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, और कॉर्पोरेट का जो ये कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और शायद ये सबसे पहले नेदरलैंड में आया था, आज से 400-500 साल पहले, कि बिजनेस अलग रहेगा और आप अलग रहेंगे और आप लोन उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पूरी दुनिया में, है ना, ग्लोबल लेवल पर। तो ये समझ में आया आपको कॉर्पोरेट क्या होता है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके में बताया, मतलब क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है ना, तो जितना भी थोड़ा बहुत आता था मुझे मैंने बताया आपको। आप इसमें थोड़ा और पढ़ सकते हैं, है ना, कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं, कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कंपनी का भी बहुत सारी प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, है ना, बहुत सारे टाइप की होती है कंपनीज भी। तो और इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, और कंपनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेशंस, तो ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग क्रेडिटर्स राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम टू अ कॉर्पोरेट borrower helps lift the uncertainty over the extent to which banks and other financial lenders can pursue। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश दिया है, और उस आदेश में उन्होंने क्या किया है, अपहोल्ड किया है। किस चीज को अपहोल्ड किया है? क्रेडिटर्स के राइट को। तो अपहोल्ड करने का मतलब होता है सही ठहराना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो बैंक्स हैं उनके इस अधिकार को जायज ठहराया, सही ठहराया। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जो पैसा देते हैं, तो यानी कि बैंक, है ना। तो क्रेडिटर्स और बोरोवर्स कौन होते हैं? जो लोग पैसा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जायज ठहराया है, सही ठहराया है। क्या सही ठहराया है? कि क्रेडिटर्स को अधिकार है, किस चीज का अधिकार है? टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स, कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। प्रोसीड करना मतलब यहाँ पर एक्शन लेना, ठीक है, कि वो एक्शन ले सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं किनके खिलाफ? अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स। ठीक है, वो लोग जिन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी, ठीक है, टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम टू अ कॉर्पोरेट बोरोवर। तो कॉर्पोरेट बोरोवर जो होते हैं उनको जो उन्होंने लोन दिया है, उस समय जिन लोगों ने पर्सनल गारंटी ली थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक सही ठहराया है उसको। तो इसको फिर से हम देखेंगे कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको अधिकार है कि वो जिन लोगों ने पर्सनल गारंटी दी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सही ठहराया। ठीक है, इट हेल्प्स लिफ्ट द अनसर्टेनिटी ओवर द एक्सटेंट टू विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स कैन परस्यू। ठीक है, अब ये जो जजमेंट है वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मदद कर रहा है। किस चीज में मदद कर रहा है? टू लिफ्ट द अनसर्टेनिटी। टू अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। अब इससे पहले बैंक दूसरे फाइनेंशियल लेंडर हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि वो किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसको लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस अनिश्चितता को लिफ्ट कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो इट हैज हेल्प लिफ्ट द अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता हटा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। किस चीज पर?
over the extent to which banks and other financial lenders can pursue, कि वो किस हद तक, ओवर द एक्सटेंट, किस हद तक वो परस्यू कर सकते हैं इन गारंटी, इनके पीछे पड़ सकते हैं, किस हद तक इनके पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने ये अनिश्चितता खत्म कर दी कि किस हद तक बैंक्स और दूसरे जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, अब यहाँ पर एक वर्ड है लेंडर, ठीक है, तो लेंड करना मतलब पैसा उधार देना, तो लेंड करना का मतलब होता है क्रेडिट, वही उधार देना, तो लेंडर्स क्रेडिटर्स ये एक ही चीज है ना, मनी लेंड करना यानी कि आप उधार दे रहे हैं। तो अदर फाइनेंशियल लेंडर्स, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने जो बैंक हैं और जो दूसरे जो हैं, बैंक के अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो पैसा देते हैं उधार, तो उनको ये मौका मिल गया है, ठीक है, कि वो पीछे कर सकते, वो पीछे पड़ सकते हैं, वो परस्यू कर सकते हैं। परस्यू करना मतलब पीछा, फॉलो करना। नॉट ओनली द कॉर्पोरेट डेटर बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स हु हैड फर्निश्ड पर्सनल गारंटीज। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बैंक और दूसरे जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं उनको एक मौका दे रहा है, ठीक है, परस्यू करने का, पीछा पड़ने का। किसके पीछे? नॉट ओनली द कॉर्पोरेट डेट, अब ये डेट जो होता है, डेट मतलब होता है कर्ज लेना, तो लेंड का अपोजिट होता है डेट, ठीक है, तो लेंड का मतलब होता है कर्ज देना, डेट का मतलब होता है कर्ज लेना। तो जो कर्ज लेता है वो डेटर कहलाता है और जो कर्ज देता है वो लेंडर कहलाता है। तो अब जो बैंक्स हैं और जो दूसरे फाइनेंशियल लेंडर्स हैं वो अब कॉर्पोरेट डेटर्स के पीछे पड़ सकते हैं, ठीक है, और ना केवल कॉर्पोरेट उनके पीछे बल्कि उन इंडिविजुअल्स के भी, उन व्यक्तियों के भी को वो परस्यू कर सकते हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स हु हैड फर्निश्ड पर्सनल गारंटीज, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल गारंटीज प्रदान की, बैंक लिख कर दिया था डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो फर्निश करना मतलब देना, प्रोवाइड करना, तो वो लोग जिन्होंने पर्सनल गारंटीज दी थी बैंक्स को टू इनेबल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ताकि बैंक जो है वो उनको पैसा दे सके। अब ये फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब पैसा, ठीक है, तो बैंक से पैसा कॉर्पोरेट को जा रहा है कर्ज के रूप में, लोन के रूप में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट फ्लो, है ना, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो अब कुछ लोग इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी, उसके बाद ही बैंक्स ने जो है वो फ्लो ऑफ क्रेडिट किया था, ठीक है, तो टू इनेबल द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द कंपनी, उस कंपनी को या उस कॉर्पोरेट को दैट दे स्टूड श्योरिटी फॉर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है पर्सनल गारंटर, है ना, पर्सनल गारंटर क्या करता है? अपनी श्योरिटी देता है। श्योरिटी का मतलब होता है गारंटी देना, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं लोन लेना चाहता हूँ तो बैंक बोलेगा कि आप 2 गारंटर को लेके आओ, ठीक है, तो मैं 2 अपने दोस्तों को, ऐसे लोगों को जिनकी कुछ समाज में कोई मतलब पहचान है, ऐसे लोगों को लाना पड़ता। अब ऐसे नहीं कि मैं किसी को भी ऐसे पकड़ के लेके जाऊँ, तो समाज, जैसे कि कोई मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, या कुछ ऐसा कोई पब्लिक फेस है, तो उसको मेरे को लेके जाना पड़ता है और वो वहां पर अपनी श्योरिटी देता है, मतलब लिख कर देता है, गारंटी लिख कर देता है कि मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, कुछ भी होगा तो फिर मैं जिम्मेदार, तो इसको हम बोलते हैं श्योरिटी देना, है ना, तो गारंटी देना। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एकदम साफ है कि जो बैंक्स हैं और जो दूसरे लेंडर्स हैं वो अब कार्रवाई कर सकते हैं पर्सनल गारंटर्स को भी के खिलाफ, वो पर्सनल गारंटर्स जिनकी वजह से उनको लोन मिला था, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को। This ought to be of significant consequence to the financial system. अब ये जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इट विल हैव
अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट या प्रभाव। ठीक है, तो अब ये जो जजमेंट है इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा टू द फाइनेंशियल सिस्टम। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें मनी का आदान प्रदान होता है। तो बैंक, शेयर मार्केट, ये सारी चीजें क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम है ना, जहां पर हम कर्ज लेते हैं, दे रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो अब ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस होगा टू द फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान है बैड लोन्स। अब ये वर्ड याद रखिएगा, बैड लोन्स। ठीक है, विच इज द सिस्टम ऑलरेडी अंडर अ माउंटेन ऑफ बैड लोन। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत खराब हालत में है। ठीक है, और वो खराब हालत क्या है कि वो ऑलरेडी एक पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। और वो पहाड़ किस चीज का है? अ माउंटेन ऑफ बैड लोन्स। यानी कि हमारी जो बैंक्स हैं और जो दूसरी फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, ऑलरेडी बहुत परेशानी में है। दे आर ऑलरेडी अंडर अ बर्डन, बोझ पे, है ना। माउंटेन का मतलब है यहाँ पे बहुत बड़ा बोझ, और उनको बोझ किस चीज का है? बैड लोन्स। अब बैंक्स जो हैं वो क्या करती हैं? हमसे और आपसे पैसा लेती हैं। ठीक है, हम अपने बैंक में खाता खोलते हैं, हमारा जो अकाउंट होता है, हमारा सैलरी अकाउंट होता है, हमारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, हमारा सेविंग होता है उसमें, है ना। आजकल हम सब लोग का सेविंग अकाउंट तो होता ही है। अब हमारा जो भी सेविंग्स है, जो भी हम पैसा बचाते हैं अपनी लाइफ में, वो हम बैंक में जमा करते हैं। बैंक क्या करता है? उस पैसे को लोन पर देता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक बैंक है जिसके पास 1,000 रुपए जमा हुए, 1,000 रुपए जो है वो लोगों के जमा हुए, तो बैंक क्या करता है? उसका 1% अपने पास रखता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो क्या करेगा कि 1,000 रुपए में 100 रुपए अपने पास रखेगा। ठीक है, 100 रुपए वो रिजर्व बैंक में उनको रखना पड़ता है। एक परसेंटेज जो है वो अपने बैंक का जो लिक्विडिटी है, वो जो पैसा है वो रिजर्व बैंक में भी रखना पड़ता है। एक एक 1% जो होता है, कुछ परसेंट पैसा आपको अपने पास रखना पड़ता है। बाकी जो बचता है, तो 10% मान लीजिए उसके पास 1,000 रुपए हैं, तो 10% अपने पास रखता है, 10% रिजर्व बैंक में देता है। उसके बाद जो 80% पैसे बचते हैं उसके पास, उसको वो लोन पर देता है। वापस आपको ही लोन देगा गाड़ी खरीदने के लिए, मकान खरीदने बनाने के लिए, हाउस लोन है, ठीक है, एजुकेशन लोन है, और फिर आपको व्हीकल लोन है। तो ये 3 तो हम लोग लेते हैं, है ना। तो आम जो पब्लिक है वो तीन चार टाइप के लोन लेती है। पहला हाउस लोन लिया घर बनाने के लिए, या फिर कार खरीदी है तो वो लोन पे खरीदी, ठीक है, या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया। तो ये 2-3 जो लोन होते हैं, छोटे छोटे लोन होते हैं जो हम लोग लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जो पैसा जाता है बैंक का, वो कॉर्पोरेट्स में जाता है। तो 80, अगर मान लीजिए 80% वो लोन पे देता है, तो 80 में से वो अगर मान लीजिए 1,000 रुपए है, यानी कि 800 रुपए वो लोन पे देता है, तो 800 में से 600 तो वो कॉर्पोरेट्स को देता है। ठीक है, 200 रुपए बाकी छोटे मोटे लोन पे रखते हैं। और फिर वो लोन से जो प्रॉफिट कमाता है बैंक, उससे वो अपना खर्चा चलाता है, और साथ में वो आपको इंटरेस्ट देता है ना। तो आप देखोगे कि आपका जो बैंक में पैसा है उस पर ब्याज मिलता है आपको। तो अगर मैंने 1,000 रुपए जमा किए, तो अगले अगले साल 2 रुपए का ब्याज मिल गया मुझे, या 3 रुपए का ब्याज मिल गया, है ना। तो वो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है। वो सारा पैसा आपका अपने पास नहीं रखता है, वो उनको कर्ज पे देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बैंक डूब जाते हैं इसी चक्कर में। आपने सुना होगा, अभी एक बैंक थी महाराष्ट्र कुछ कुछ करके एक बैंक थी, वो कॉर्पोरेटिव बैंक थी शायद वो। तो महाराष्ट्र में थी, तो उसको गवर्नमेंट ने जो है वो इट वाज नॉट एबल टू पे बैक मनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया था, और बहुत सारे उस पर नियम लगा देते हैं, और बहुत सारी बैंक्स डूब जाती हैं, है ना। लोगों का पैसा भी डूब जाता है। और इंडिया में बैंक्स का हालत बहुत खराब है।
क्यों खराब है? क्योंकि बैंक्स ने बहुत सारे बैड लोन्स दिए हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो लोन है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को देते हैं और वो उनको वापस नहीं करते, ठीक है। अब वो वापस नहीं करते तो अब बैंक के पास वो जो पैसा है वो डूब गया। अब बैंक क्या करती है, उसको रिकवर करने की कोशिश करती है। वो उस कंपनी के जो सामान है उसको उसको जब्त करेगी, ठीक है। उसका जितना भी एसेट है कंपनी का वो अपने कब्जे में करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सेपरेट लीगल जो है वो एंटिटी है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी का एसेट इतना नहीं होता है जितना जितना उनके पास लोन होता है, ठीक है। तो अब फिर तो नीरव मोदी और ये सब लेकर भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। जब लास्ट में सब कुछ हो जाता है तो फिर वो सीधे भाग जाते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग जो सिस्टम है इंडिया का या दूसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या है बैड लोन्स। बैड लोन्स वो होते हैं जिसमें जो बैंक है वो अपना रिकवर नहीं कर पा रहे हैं लोन को, ठीक है। तो पैसा वापस नहीं आ रहा है, डूब गया पैसा उसको, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इट विल हेल्प एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। तो अब बैंक को मदद मिलेगी, ठीक है। बैंक को हेल्प मिलेगी एक्सपीडाइट करने का। एक्सपीडाइट करने का मतलब होता है किसी प्रोसेस को फास्ट करने का, है ना। कोई चीज जो है, जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी एक कॉर्पोरेट ने लोन लिया, अब बैंक उसको वापस मांग रही है, तो एक वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और बैंक वो जो कॉर्पोरेट है वो बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं, सब डूब गया, सब नुकसान हो गया। तो बैंक जो रिकवर करने का प्रोसेस है उसको अब तेज हो जाएगा, वो एक्सपीडाइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है बैंक को जो समाधान है, बैंक का जो जो बैंक को जो चाहिए वो अब थोड़ा तेजी से होगा। इट विल एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड एसेट। अब देखिए ये जो बैड लोन्स हैं वो बैंक के लिए क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। कैसे? एसेट का मतलब क्या होता है, आपकी संपत्ति। अब किसी एक बैंक के पास 1000 रुपए हैं, ठीक है। 1000 रुपए में वो 800 रुपए लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये 800 रुपए उसका एसेट है, ठीक है। और उससे वो प्रॉफिट कमाता है, वो जो लोन दे रहा है वो उसका एसेट है। लेकिन अगर वो एसेट फंस गया, अगर वो लोन फंस गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, बैड लोन हो जाएगा, या फिर वो हो जाएगा स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब है परेशान, स्ट्रेस का मतलब है परेशान, यानी कि वो एसेट, वो संपत्ति जो आप फंस गए, ठीक है, जो आप निकल नहीं पा रहे। तो अब ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान था बैड लोन से, अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से उसको थोड़ी मदद मिले। इट हेल्प एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। द टू जज बेंच was considering a clutch of petitions challenging the government's 2019 notification that made personal guarantors a separate category of individuals who could be proceeded against, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 2019 में, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 2019 की, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन मतलब एक सूचना दी थी। और क्या किया था उसमें, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं अब इनके खिलाफ सेपरेट केस कर सकती है बैंक, ठीक है। तो आप एक तो कॉर्पोरेट से तो आप ले ही रहे पैसा, वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में जो 2 या 3 जो गारंटर आए थे उनको, उनके खिलाफ भी अब आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का 2019 का नोटिफिकेशन, यानी कि उन्होंने नोटिस दिया था, उन्होंने एक ये सूचना दी थी। क्या दिया था, that made personal guarantors a separate category of individuals, यानी कि अब ये जो पर्सनल गारंटर्स हैं इनको आप एक अलग ग्रुप में रख के इनके खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं। who could be proceeded against, यानी कि प्रोसीड करने का मतलब है यहाँ पे कार्रवाई करना, लीगल कार्रवाई करना।
तो आप उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई कर सकते हैं। तो यानी कि अब पर्सनल गारंटर्स की भी जान जो है वो फंस जाएगी। पहले इतना नहीं था, आप करते रहो, पर्सनल गारंटर का इतना वो रोल नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अब आप पर्सनल जो गारंटर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है उनके खिलाफ आप सेपरेटली अलग से कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो द 2 जज बेंच वाज कंसीडरिंग अ क्लच ऑफ पिटीशंस। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये जजमेंट जो है वो 2 जज बेंच ने दिया। 2 जज की बेंच मतलब 2 जज ने साथ में ये केस सुना है ना। तो बेंच का मतलब होता है जब एक से ज्यादा जज एक ही केस को सुनते हैं साथ में। तो 2 जज की बेंच होती है, 3 जज की होती है, 5 की होती है, 7 की होती है, 9 की होती है, 13 की होती है ना, ऐसा 15 तक जाती है। तो ये 2 जज बेंच है ना, यानी कि 2 जजेस ने मिलकर ये केस सुना है। अब ये केस क्या था? दे वर कंसिडरिंग अ क्लच ऑफ पेटिशंस। पेटिशंस का मतलब क्या होता है? याचिका। कोर्ट में जब हम किसी चीज के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जब हम केस फाइल करते हैं तो पेटिशंस बोलते हैं उसको। तो हमने पेटिशन फाइल किया। तो पेटिशन क्या होती है? पेटिशन एक प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। कोर्ट से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमारी बात सुनो, है ना, ये केस है, इसको सुनो या इसकी सुनवाई करो या हमें न्याय दो। तो उसको हम बोलते हैं पेटिशन या याचिका हिंदी में। तो अब ये जो 2 जजेस की बेंच थी, इनके सामने बहुत सारी पेटिशंस आई थी। अ क्लच ऑफ पेटिशन, क्लच का मतलब होता है गुच्छा, है ना। तो बहुत सारी पेटिशंस जो हैं, एक ही टाइप की पेटिशन है, एक ही टाइप, उनको इकट्ठा किया और फिर उनकी सुनवाई हो रही। तो क्लच का मतलब होता है बंच, ग्रुप। तो द 2 जज बेंच वाज कंसीडरिंग अ क्लच ऑफ पेटिशंस। ठीक है, कंसीडर करना मतलब ध्यान देना। तो ये 2 जजेस की बेंच थी जो ये पेटिशंस की सुनवाई कर रही थी, याचिका की। और वो पेटिशंस क्या है? वो पेटिशंस चैलेंज कर रही थी गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को। तो गवर्नमेंट ने 2019 में एक आदेश जारी किया था जिसमें अब ये बोला गया था कि जो पर्सनल गारंटर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है बैंक। तो इसको चैलेंज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए बहुत सारी पेटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहा था। तो अब ये समझ में आया आपको? तो अब द 2 जज बेंच ने क्या बोला है? ये बोला है कि ये सही है, गवर्नमेंट का जो ये कदम है उसको अपहोल्ड किया है, यानी कि जायज ठहरा है। ठीक है, तो अब जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनके खिलाफ केस किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था, ये अभी बनाया है 1-2 साल पहले, ऐसे केसेस के लिए जहां पर कंपनी डूब जाती है ना, कोई कॉर्पोरेट जो है जिसने बहुत लोन लिया है और वो डूब गया, उसका उसका नुकसान हो गया कंपनी का, और बैंक का भी पैसा डूब गया। ठीक है, तो फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा, बैंक अपना पैसा कैसे वापस प्राप्त करेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कोड बनाए, नियम बनाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ये 4 कोड हैं जो अलग से बनाए हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में मैं जब मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या होता है? अब इंसॉल्वेंसी और ये जो बैंकरप्सी, ये 2 शब्द हैं, पहले इनको हम देखेंगे। ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है सॉल्वेंट, है ना। ठीक है, पहले तो ये वर्ड देख लीजिए, एक वर्ड होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुका पा रहा है, जिसके पास इतना पैसा है या जिसके पास इतने एसेट्स हैं, संपत्ति है कि वो अपना कर्जा उतार पा रहा है, तो वो सॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति या वो कंपनी जिसके ऊपर कर्जा बहुत है और उसकी इनकम नहीं है, यानी कि वो कर्जा उतार नहीं पा रहा है। ठीक है,
तो इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का देखिए, अ सिचुएशन इन विच a person or company does not have enough money to pay debts। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पर्सन या कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना लोन चुका सके। ठीक है, अब उसी से मिलता जुलता है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना, दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब है कि अब आपके पास, आप ये बोल देते हो कि अब मेरे पास पैसा नहीं है आपका लोन चुकाने। तो बेसिकली बैंक आपको बैंकरप्ट घोषित करती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, जब आपको देखती है कि आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपका कर्ज बहुत ज्यादा है, तो आपको दिवालिया घोषित कर देती है। अगर आप बैंकरप्ट हो गए यानी कि फिर आप बिजनेस करने लायक नहीं रहे, आपको कोई कर्ज नहीं देगा। ठीक है, तो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना। अब देखिए एक अंतर है, बैंकरप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत गरीब हैं, दिवालिया और गरीब होने में अंतर है। बैंकरप्ट का मतलब ये है कि आपका कर्जा ज्यादा है और आपकी इनकम बहुत कम है। ऐसा नहीं कि आप एकदम गरीब हो गए, भिखारी नहीं हो गए। जैसे कि अभी अनिल अंबानी भी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, उसने बोला है कि मेरे को बैंकरप्ट घोषित कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनिल अंबानी सड़क पे आ गए, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके पास कर्जा बहुत है और उसको कर्जे को चुकाने की आप में क्षमता नहीं, जितना कर्जा लिया है उतना आपका इनकम नहीं। ठीक है, तो वो बैंकरप्ट, तो ये जो दो वर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट। ठीक है, तो दिवालिया बोलते हैं हिंदी बैंकरप्ट को। तो गवर्नमेंट ने नियम बनाए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं इनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं अंडर दिस कोड। कोड का मतलब है लॉ। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये 4 कोड है शायद, 4 है या 3 है, मेरे को याद नहीं, 4 है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो सेपरेट कोड बनाए हैं गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि बैड लोन्स की वजह से, है ना, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से परेशान था। तो इस पर मैं आपको लूंगा इसका लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे थोड़ा सा जो फाइनेंशियल मार्केट है आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, है ना, डिबेंचर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के नहीं हैं, तो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के नहीं है, तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन पूछा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पूरा अलग से एक सेपरेट लेक्चर दूँ सारा ये पूरा सिस्टम समझाने के लिए, शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने 2019 के नोटिफिकेशन में बोला था कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं अंडर दिस कोड एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटी। अब ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट करना मतलब, अगर जैसे मान लीजिए मेरे को हर महीने अपनी किस्त चुकानी है, ठीक है, मैंने लोन लिया है और मान लेते हैं कि मुझे हर महीने 2000 रुपए इंस्टॉलमेंट देना है बैंक को। अब अगर मैं पहला इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ लेकिन दूसरा नहीं देता हूँ, तीसरा नहीं देता हूँ, चौथा नहीं देता हूँ, तो इसका मतलब है मैं डिफॉल्टर होगा। तो डिफॉल्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है। तो जब मैं लोन लेता हूँ तो बेसिकली मैं बैंक से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपका ये लोन 12 महीने में चुका दूंगा, या 2 साल में चुकाऊंगा, या 5 साल में चुकाऊंगा, या 10 साल में चुकाऊंगा। ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, हर महीने में आपको इतना दूंगा। ठीक है, तो एक प्रकार का मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो उस प्रॉमिस को मैं पूरा नहीं करता हूँ, तो इसको मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, है ना। तो डिफॉल्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपनी कही हुई बात पर वो काम नहीं करता।
तो यहाँ पर डिफॉल्ट का मतलब है कि मैं अपनी किस्त नहीं चुका रहा हूँ बैंक को। तो अब तो बैंक क्या करती है, मेरे खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू करती है, कोर्ट केस शुरू करती है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का मतलब है यहाँ पे कार्रवाई या कोर्ट केस या लीगल कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स का मतलब है। तो जब वो लीगल कार्रवाई कॉर्पोरेट के खिलाफ करती है तो अब वो पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ भी कर सकती है, ये इशू। ठीक है, एज द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय लेंडर्स, यानी कि जो जिन्होंने पैसा दिया है किसके खिलाफ, अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो उनके खिलाफ वो एंटिटीज जो डिफॉल्टर है, यानी कि जो अपना पैसा वापस नहीं कर रहे। In dismissing the petitions, the judges made clear that the government was right. अब जो भी petitions दायर की गई थी कोर्ट में, जो भी याचिकाएं डाली गई थी कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ, इन सभी याचिकाओं को जजेस ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस मतलब हटा दिया कि तुम सही नहीं हो, गवर्नमेंट सही है। तो इन डिसमिसिंग द पिटीशंस, यानी कि उन सारी पिटीशंस को, उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया जजेस ने। एंड जजेस मेड क्लियर, जजेस ने एकदम क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया? दैट द गवर्नमेंट वाज राइट, सरकार जो है वो सही है। इन कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स given the intimate connection between such individuals and corporate entities to whom they stood guarantor। ठीक है, तो अब जो जजेस हैं उन्होंने भी सरकार का पक्ष लिया और उन्होंने बोला कि सरकार ने एकदम सही किया। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने नोटिफिकेशन क्या डाला था कि जो कॉर्पोरेट है, मान लेते हैं ये कॉर्पोरेट कंपनी है और ये उनके 2 गारंटर्स थे। ठीक है, अब जो लेंडर्स हैं, यानी कि जो उन्होंने पैसा दिया है, वो इन दोनों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई कर सकते हैं, अलग अलग जो है उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो अब यानी कि ये जो गारंटर्स थे 2, इनको हम एक सेपरेट एंटिटी माने। सेपरेट एंटिटी मतलब इनको अलग करके कि हाँ तुम्हारे खिलाफ भी करेंगे लेकिन अलग से। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़ा इशू है, पर्सनल गारंटर्स की हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो द जजेस मेड क्लियर, जजेस ने एकदम क्लियर किया दैट गवर्नमेंट वाज राइट, गवर्नमेंट सही है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट। कार्व करने का मतलब होता है काटना किसी चीज को, है ना, कार्व करना। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसी है पूरी, इसको अलग अलग करके उसको कुछ अच्छा स्वरूप देना, है ना, तो कार्व आउट। तो कार्व आउट का मतलब होता है जब आप कुछ जैसे कि आप पत्थर को लेते हैं, ठीक है, और पत्थर से जो मूर्ति बनाते हैं तो उसको हम कार्विंग आउट, यानी कि पत्थर से आप हथौड़े से लेकर उसको पत्थर को छीलते हैं, है ना, और फिर उससे वो मूर्ति बनती है। तो कार्विंग आउट का मतलब होता है कि आप कोई एक चीज है जिसको आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, जिसको आप अलग अलग करके उसको उसका कुछ बना रहे हैं, है ना, तो कार्विंग आउट। तो अब जजेस ने बोला है कि गवर्नमेंट ने एकदम सही किया, कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि वो एक सेपरेट, कॉर्पोरेट को अलग कर देंगे और तुमको अलग कर देंगे जिन्होंने गारंटी दी। सेपरेट स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स गिवन द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट। अब देखिए, पर्सनल गारंटी कब देंगे हम? जब मैं बहुत क्लोज होऊंगा। अगर कोई रैंडम आदमी आएगा, मेरा पड़ोसी आएगा कि भाई मेरे को पर्सनल गारंटी दे दो, मैं नहीं, मना कर दूंगा। मैं क्यों दूं, है ना। तो मैं किसको दूंगा पर्सनल गारंटी? किसके लिए दूंगा? वो जो मेरे से बहुत इंटीमेट होगा। इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज, इंटीमेट कनेक्शन। तो जज ने बोला कि ये जो गारंटर्स होते हैं इनका बहुत क्लोज रिलेशन होता है। इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही क्लोज, इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट कंपनीज या एंटिटीज। तो जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो गारंटर्स हैं, इनके बीच में बहुत
क्लोज कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये लोग बहुत क्लोज रिलेशन में हैं, जो गारंटर्स हैं और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। Banks now stand a real chance of recovering substantially more from the resolution of a stressed corporate entity, as in most cases it has been the relatively affluent promoters who have been standing as individual personal guarantors for the loans extended to the companies they promote. अब होता क्या है कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, अब प्रोमोटर्स कौन होते हैं? कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया, ठीक है, और प्रोमोटर बन गए, मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि वो खुद रिच हैं, वो बैंक के पास जाते हैं कि आप इनको लोन दे दो। तो जिस कंपनी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मेरा अपना पैसा लगा हुआ है, उसी कंपनी को मैं बैंक वाले से बोलता हूँ कि आप लोन दे दो। अब बैंक, क्योंकि मैं खुद बहुत अमीर हूं, तो बैंक मेरी पर्सनल गारंटी को स्वीकार कर लेता है और उस कंपनी को या उस कॉर्पोरेट को पैसा दे देता है। ठीक है, मेरे कहने पर। ठीक है, तो आप देखिए वो क्या बोल रहा है कि बैंक के पास अब रियल चांस है अपना पैसा रिकवर करने का। बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस, यानी कि अब उसके पास वास्तविक मौका है ऑफ रिकवरिंग सब्सटेंशियली। अब देखिए, गवर्नमेंट अगर बैंक ने 100 रुपए दिए हैं तो 100 का 100 तो वापस नहीं होगा क्योंकि कंपनी डूब गई है ना। तो लेकिन कंपनी का सारा एसेट्स वगैरह बेच के, सब कुछ बेच के एटलीस्ट एक बड़ा अमाउंट वापस आ जाएगा। तो एटलीस्ट अगर बैंक ये बोलता है कि 100 रुपए वापस नहीं मिलते हैं, 80 रुपए तो मिले मुझे वापस, है ना। तो बैंक क्या करता है, अपना जो जो नुकसान है कम से कम करने की कोशिश करता है। तो बैंक जो, अगर मान लीजिए आपने कॉर्पोरेट कंपनी है और आपने लोन लिया और आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक बहुत सारे निगोशिएशन करेगा आपसे। ठीक है, इतना दे दो, इतना नहीं इतना दे दो, इतना नहीं इतना दे दो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा दे दो। ठीक है, फिर लास्ट में फिर ठीक है हम जब्त करेंगे आपका सब कुछ। ठीक है, तो कोशिश क्या रहती है बैंक की कि वो अपना लोन जो है वो वापस पा पाए, रिकवर कर सके, और कैसा कर सके, सब्सटेंशियल अमाउंट, यानी कि बड़ी मात्रा में। तो बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस ऑफ रिकवरिंग सब्सटेंशियली मोर फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो अब क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट एंटिटी है, यानी कि जो भी कॉर्पोरेशन है, एंटिटी का मतलब है बॉडी, तो जो भी कॉर्पोरेट बॉडी है या जो भी कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, वो अब खुद स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मतलब परेशानी में। उसने लोन लिया, बिजनेस उसका ठप हो गया और वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा, तो वो स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी है ना। ऐसा कॉर्पोरेशन या ऐसी कंपनी जिसके ऊपर बहुत लोन है, कर्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब बैंक्स को उनसे रिकवर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस ऑफ रिकवरिंग सब्सटेंशियली मोर फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट कंपनी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो गारंटर्स हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है वहां पे। ठीक है, एज इन मोस्ट केसेस इट हैज बीन द रिलेटिवली एफ्लुएंट प्रमोटर्स। ठीक है, एज इन मोस्ट केसेस, यानी कि ज्यादातर केसेस में क्या है, इट हैज बीन द रिलेटिवली एफ्लुएंट प्रमोटर्स। एफ्लुएंट का मतलब होता है पैसे वाले, रिच। तो जो रिच promoters हैं, ठीक है, who have been standing as an individual personal guarantors for the loans extended to the company they promote। तो एक्चुअली ऐसा क्या है, क्यों अब होगा, क्योंकि जो पर्सनल गारंटर्स हैं एक्चुअली वो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, यानी कि उन्होंने वो कंपनी से फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, कंपनी में अपना पैसा लगा हुआ है उनका, और उससे वो फायदा उठा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और वो खुद बहुत अमीर है, तो और वो क्या करते हैं, एज अ पर्सनल गारंटर बनकर जाते हैं बैंक में, और बैंक को फिर मजबूरी में देना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था अनिल अंबानी वाला जो केस है, तो चाइनीज जो कंपनी है, जो बैंक है, शायद चाइनीज बैंक है,
याद नहीं, जो भी होगा देख लेना, वो ब्रिटिश कोर्ट में चल रहा है और उसमें उसने यही बोला है कि आपके कहने पर मैंने आपकी कंपनी को लोन दिया था। अब अनिल अंबानी का कहना है कि आपने मेरी कंपनी को लोन दिया था, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है, उसने लोन लिया, डूब गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है, मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेट। लेकिन वो बैंक क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप पर्सनल गारंटर थे, आपके कहने पर मैंने आपकी कंपनी को लोन दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबल। तो ब्रिटिश कोर्ट में ये चल रहा है, अभी मुकदमा चल रहा है। अनिल अंबानी बोल रहा है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, मैं अपनी बीवी के पैसे पे जी रहा, मैं अपने बच्चों के पैसे पे जी रहा। वैसा उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरी वाइफ के पास ज्वेलरी है, मेरी वाइफ के पास कार है, मेरे बच्चों के पास इतने एसेट्स हैं, मैं उस पे जिंदा हूँ, नहीं तो मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी है, जिम्मेदारी, उससे वो भाग सके, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो वही ये उसी चीज के बारे में कि आप अगर बहुत एफ्लुएंट है, रिच है, और आप पर्सनली जाके बैंक को बोलते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, तो बैंक जो है फिर वो पैसा लोन दे देती है उस कंपनी को, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि पर्सनल गारंटर जो थे उनके ऊपर कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं होती थी, ठीक है। तो बैंक जो है वो कोशिश करता था उस कंपनी से पैसा वापस लेने की। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अब आप बैंक कॉर्पोरेट से भी वसूल करो और जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब बैंक के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा, क्योंकि अब एक तो पहली बात तो ये है, बैड लोन्स कम हो जाएंगे, ये जो बड़े बड़े लोग जो पर्सनल गारंटी देते थे, है ना, वो कम देंगे, आप नहीं देंगे ना, क्योंकि अब अगर मैं पर्सनल गारंटी दे रहा और अगर वो कंपनी पैसा नहीं देगी तो मेरा एसेट चला जाएगा, ठीक है। तो अब बैंक के लिए रिकवर करना आसान हो जाएगा। सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड। मैंने आपको बताया था अनिल अंबानी का केस, कि अब इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो बिरला टाइप स्वभाव पड़ने वाला है। Several corporate leaders are said to be impacted. Impacted का मतलब है प्रभाव। हाँ, several corporate leaders are said to be impacted. The promoters of many defaulting corporates, which are facing action under the IBC, had furnished guarantees for thousands of crores in loans availed by the companies they ran. ठीक है, मैं वही बता रहा था कि अनिल अंबानी क्या है, अनिल अंबानी एक कॉर्पोरेट लीडर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि इन कॉर्पोरेट लीडर्स ने अपनी निजी गारंटी दी थी फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन लोन्स अवेल्ड बाय द कंपनीज दे रन, ठीक है। तो अपनी ही कंपनी को जब अपनी कंपनी उनकी जो कंपनी उनकी है, वो जब बैंक लोन लेने जाती है तो उसकी पर्सनल गारंटी वो खुद देते हैं, ठीक है। तो अब उनके ऊपर भी इम्पैक्ट प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड। बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स पे प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स हैं, यानी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स मतलब वो कॉर्पोरेट्स जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, है ना, जिनका इंस्टॉलमेंट जो है, जो किस्त अपनी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो कंपनीज हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनको जो आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो कौन है, वो वही लोग हैं जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो द प्रमोटर्स ऑफ मेनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स had furnished guarantees for thousands of crores in loans availed by the companies they ran. तो आप अपनी कंपनी के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए उठाए हैं, ठीक है, और पर्सनल जो गारंटी है वो उन्होंने खुद दी, ठीक है, समझ में आ रहा। तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलोन हैड सबमिटेड in the apex court that it had served demand notices aggregating to more than 39,000 crore to individuals
who had signed as guarantors। ठीक है, तो अब स्टेट बैंक ने बोला है कि अब देखिए स्टेट बैंक में कितना घाटे में चल रहा है। स्टेट बैंक का जो है इतना पैसा जो है फंसा हुआ है, एटलीस्ट इतना दिखा रहा है, बाकी भी और भी होगा। तो 39,000 करोड़ बैड लोन के रूप में है। मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा होगा, इससे और ज्यादा होगा, ये तो ओपनली बोला जा रहा है। तो अभी स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है, इन द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है टॉप कोर्ट, एपेक्स का मतलब होता है टॉप, तो एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट बैंक अलोन, यानी कि अकेले स्टेट बैंक ने हैड सबमिटेड इन द एपेक्स कोर्ट, यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज सबमिट की, कोई रिपोर्ट या कोई लेटर सबमिट किया है। और उसमें क्या है, उसमें उसने ये बताया है दैट इट हैड सर्व्ड डिमांड नोटिसेस एग्रीगेटिंग टू मोर देन 39,000 करोड़। ठीक है, तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि उसने इसने से भी ज्यादा 39,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो डिमांड नोटिसेस हैं वो भेजी हैं उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने साइन किया था एज गारंटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टेट बैंक ने, जो कि 2019 में गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, तो स्टेट बैंक ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। स्टेट बैंक क्या कर रहा है, स्टेट बैंक जो है वो नोटिसेस भेज रहा है। ठीक है, किसको, डिमांड नोटिस किसको भेज रहा है, उन इंडिविजुअल्स को हु हैड साइंड एज गारंटर्स। तो अब स्टेट बैंक क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के आने के बाद स्टेट बैंक जो है वो जो कॉर्पोरेट को तो दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब कॉर्पोरेट तो ये डूब चुका है, कॉर्पोरेशन कंपनी ये तो पैसा नहीं देने वाली है। तो अब वो डिमांड नोटिस भेज रही है उन लोगों को, ठीक है, जिन्होंने साइन किया था एज गारंटर्स फॉर क्रेडिट प्रोवाइडेड टू कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो वो जो लोन दिया गया था कॉर्पोरेट कंपनीज को, उसके गारंटर्स के तौर पे जिन जिन लोगों ने साइन किए थे उनसे पैसा वसूल रही है। ठीक है, और वो कितना पैसा है, एग्रीगेटिंग टू मोर देन 39,000 करोड़। एग्रीगेटिंग का मतलब होता है टोटल। तो एसबीआई ने जितनी डिमांड की नोटिसेस भेजी हैं, अगर हम उसका एग्रीगेट करें यानी कि उसका टोटल करें, तो वो मोर देन 39,000 करोड़ है। ठीक है, तो अब स्टेट बैंक जो है वो पर्सनल गारंटर्स को पैसा मांग रहा है कि तुमने गारंटी दी थी तो अभी तुम पैसा ये नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब इसीलिए अब ये जो है, इसीलिए जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, वो प्रोमोटर के रूप में जाते थे अपनी कंपनी का। अब वो कॉर्पोरेट है तो उनको पता है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, हजारों करोड़ रुपए लेकर वो भाग जाते थे। ठीक है, या डूब जाते था कंपनी, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डूब गया तो डूब गया, कंपनी का एसेट जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, है ना, मेरा कोई एसेट नहीं छीना जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अब अगर आपने पर्सनल गारंटी दी है तो आपको वापस करना पड़ेगा, यानी कि आपका भी एसेट जाएगा। The judges also cleared the air over another issue that is bound to strengthen the creditor's position in all ongoing, future and even completed insolvency proceedings. The bench ruled that the approval of resolution plan for the corporate debtors does not extinguish the personal guarantee's liability, which it said arises out of an independent contract. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टफ है। तो जजेस ने क्या किया है, जजेस ने ये बोला है कि अगर मान लेते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनी अपना जिसने लोन लिया था लेकिन लोन डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका कोई सोल्यूशन बैंक निकालता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया, मैं एक कंपनी हूँ और 1,000 रुपए मैं वापस नहीं कर पा रहा हूँ, तो बैंक देखेगा कि मेरा इनकम कितना है, मैं वापस करने लायक हूं या नहीं। फिर बैंक जो है एक प्रपोजल देगा कि ठीक है, फिर आपका ये एसेट जो है हम छीन रहे हैं, या कुछ और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन की कोशिश करेगा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन प्लान बनाता है
ठीक है, ताकि उसका बैंक का क्या है, बैंक को बस मैंने 1000 रुपए दिए थे, मेरे को वापस चाहिए। ठीक है, तो बैंक का 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि उसको अपना लोन रिकवर करना होता है ना, क्योंकि वो उसका नुकसान हो जाएगा नहीं। तो फिर वो क्या करता है, कॉर्पोरेट के साथ प्लान बनाता है, जो जिसको भी वो लोन दिया है कि भाई कैसे एटलीस्ट मैक्सिमम हम वापस ले सकें। तो अगर उसको ये पता है कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट मैक्सिमम जितना मिल सकता है, तो फिर वो उसके एसेट्स कहाँ कहाँ हैं, कंपनी ने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, कंपनी के नाम पर लैंड है तो वो लैंड को ले लेगा, कंपनी के नाम पर मशीन्स हैं तो वो उसको जब्त कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो करता है, रिजोल्यूशन प्लान होता है। लेकिन अब बेंच ने बोला है, यानी कि ये जो कोर्ट है, 2 जजेस की बेंच, उन्होंने ये रूल दिया है। रूलिंग देना मतलब होता है जजमेंट देना। तो द बेंच रूल्ड दैट, यानी कि बेंच ने ये जजमेंट दिया कि अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान बन रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट का, फिर भी पर्सनल गारंटर्स की जो लायबिलिटी है वो खत्म नहीं हो। ठीक है, तो द बेंच रूल दैट द अप्रूवल ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर्स लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म होना, कोई चीज बुझ जाना, है ना। तो आप अगर कैंडल जला रहे हैं और उसको फूंक देते हैं, उसको कैंडल की जो है वो, आप उसके जो लाइट है बंद कर देते हैं, उसको कैंडल को फूंक कर बुझा देते हैं। एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझा देना, तो यहाँ मतलब है खत्म हो जाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इवन अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान बन जाता है बैंक और कॉर्पोरेट के बीच में, ठीक है, फिर भी जो पर्सनल गारंटर्स की जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी, वो खत्म नहीं हो, यानी कि वो भी जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब जैसे कि मैं बैंक का कोई लोन लेता हूं, तो मैं लोन के पेपर्स पर साइन करता हूं, तो ये क्या है, मेरे और बैंक के बीच में मैंने एक समझौता किया है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, समझौता है कि बैंक बोलता है कि हम आपको 100 रुपए देंगे, आप ये 2 साल में हमको वापस करेंगे। ठीक है, विद इंटरेस्ट, आपका इतना इंटरेस्ट होगा, इतने इंस्टॉलमेंट होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक समझौता है। जो पर्सनल गारंटी दे रहा है वो भी एक समझौते में एंटर कर रहा है। कोर्ट का कहना है कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बैंक के साथ, कि मैं इनको जानता हूं और मैं इनकी गारंटी लेता हूं, ये मेरा साइन है। ठीक है, तो अब कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का ये कहना है कि पर्सनल गारंटर्स की लायबिलिटी रहेगी, पर्सनल गारंटर्स जो हैं वो जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बैंक के साथ एक समझौता किया है। जब साइन करते हैं तो इसका मतलब है कि दे हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो एक समझौते पे आ चुके हैं। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट है, उसका लेनदार को मतलब नहीं, बैंक और गारंटर के बीच में एक समझौता हुआ है, इसलिए गारंटर की जो जिम्मेदारी है उससे वो भाग नहीं सकता। ठीक है, तो इस बारे में भी जजेस ने क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का मतलब होता है कोई भी कंफ्यूजन दूर कर देना। तो जज ने क्या किया, सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए और सीधे बोला कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं वो भी एक समझौता करते हैं बैंक से, बैंक ने उनके साथ भी एक समझौता किया है। तो इसलिए अब ये जो पर्सनल गारंटर्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, उनकी भी लायबिलिटी रहेगी, उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो जजेस आल्सो क्लियर द एयर ओवर अनदर इशू दैट इज बाउंड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स पोजीशन। अब ये जो कोर्ट ने बोला है, इससे जो क्रेडिटर्स की पोजीशन है, जो उनका पक्ष है, जिन्होंने लोन दिया है, वो अब और मजबूत हो जाएगा। स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स पोजीशन in all ongoing feature and even completed insolvency proceedings। अब insolvency proceedings का मतलब क्या होता है? अगर मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं तो फिर बैंक जो है मेरे खिलाफ केस करती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो उसमें फिर क्रेडिटर्स का पक्ष भारी हो जाता है, क्योंकि अब बैंक जो है उसके पास 2 लोग हैं, एक तो कॉर्पोरेट है जिसको लोन दिया था उससे वसूल करना है,
और दूसरा अब एक और आ गए जो पर्सनल गारंटर्स, उनसे भी वो वसूली की डिमांड कर सकती है। अब ये जो है वो बैंक्स की और जो लेंडर्स हैं उनकी पोजीशन को मजबूत बना रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही, आपका टाइम हो गया 11:20 हो गया, तो मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा टफ जाएगा अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन ये सब आपको आना चाहिए, खास तौर पे जो टर्म्स हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ठीक है, कॉर्पोरेट, लेंडर्स, डेटर्स, बोरोवर्स, ठीक है, ये सारे शब्द, लायबिलिटी, ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज आपको ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ये कुछ 4 कोड बनाए थे, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कितने, 4 ही हैं, 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने बनाए थे। ठीक है, छोटे गारंटर्स के लिए अब जो, अगर देखो, अगर आप अरबों रुपए का पैसा लोन पे ले रहे हो, करोड़ों रुपए का, तो वो छोटे गारंटर्स को नहीं देखेंगे ना। अब मैं और आप जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि इस प्राइवेट कंपनी को 10,000 करोड़ का लोन दे दो, तो वो थोड़ी ना देगा हमको। तो छोटे गारंटर्स का नहीं है। तो ये जो लोन है, कौन सा लोन, कॉर्पोरेट का लोन की बात है, कॉर्पोरेट लोन, तो उनकी गारंटी लेने वाले भी बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, हम और आप नहीं होते हैं ना। छोटे गारंटर्स पर जो जो, जो पर्सनल लोन लेते हैं उन पर नहीं होता है, क्योंकि नोटिस आता है, नोटिस आता है, गारंटर्स के पास भी नोटिस आता है कि भाई ये लोन नहीं चुका रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उनसे छीनते हैं पैसा। कॉर्पोरेट्स का केस अलग है क्योंकि वो बड़े बड़े लोन होते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए तो अभी ये 2019 से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो पर्सनल लोन में तो बैंक पीछे पड़ जाता है, तो गरीब आदमी को तो कोई भी छीन सकता है ना, बैंक भी छीन लेती है। अगर आप व्हीकल लोन लोगे और एक किसान को देखिए, है ना, फार्मर से सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन रिच आदमी अब यही, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। गरीब आदमी अगर लोन लेता है तो बैंक गुंडे भेज के सब कुछ छीन लेती है उसको, गाड़ी भी छीन लेती है, मकान भी छीन लेती है, सब कुछ कर लेती है। लेकिन बड़ी कंपनी, क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें पर्सनल लायबिलिटी नहीं, यानी कि अगर मेरा कॉर्पोरेट है और मैं मालिक हूं, मैं लोन लेता हूं, तो कॉर्पोरेट जिम्मेदार है, मैं नहीं ना। तो पर्सनल, वो गेम ही अलग है पर्सनल लायबिलिटी। ठीक है, चलिए, बाय बाय, पढ़िए इसको, और आज शाम को 4 बजे मिलते हैं। आज मैं जस्टिस कंप्लीट कर क्या पढ़ा रहा था, इक्वालिटी पढ़ा रहा था, वो कंप्लीट। चलिए, बाय बाय।